सभी बहनों एवं भाइयों, कहा हाल है? आप लोग ठीक ठाक हुआ ना कि नहीं हुआ? मजे में? गर्मी तो बहुत लगे थे ना? नहीं गर्मी लगे थे? नहीं, आप लोग शरीफ लोग हुआ, आप लोगों के गर्मी जरूर लगा थी, लेकिन कोई का दिमाग इस समय शिमला जैसा ठंडा है तो योगी जी ने अपराधियों के दिमाग को ठंडा कर दिया। गर्मी में भी जिनका दिमाग ठंडा होगा। सबसे पहले हमसे जो आयु में बड़े हैं उनको मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, और जो मेरे समकक्ष हैं उनको नमस्कार करता हूं, और जो आयु में मुझसे छोटे हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं। बहनों भाइयों, यह हमारा घर है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज चकिया से ही हमने पढ़ाई की है। लंबे समय तक गांव में रहकर पढ़ने का मौका मिला है, और आप लोगों के आशीर्वाद से ही आज देश के रक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं। और सारे देश में चुनाव के दौरान लगभग 1.25 महीनों से लगातार हम लोग चल रहे हैं। तमिलनाडु से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, दक्षिण भारत के राज्यों को होते हुए आज आपके बीच पहुंचा हूं। यह हमारी 100वीं मीटिंग है, 100वीं मीटिंग है। और मैं सच बतलाऊं कि मैं चकिया, साहबगंज, चंदौली जब भी आता हूं मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। लोग ये कहेंगे कि सबसे परिचय तो नहीं है, फिर आनंद की अनुभूति कैसे होती है? आपने देखा होगा, भले ही मैं गृह मंत्री था, रक्षा मंत्री था, लेकिन जब भी कोई चकिया चंदौली का जाता था, बहनों भाइयों, हमारे यहां सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंने कह रखा था उनको भीतर आने दिया जाए, उनको किसी भी सूरत में रोका न जाए, यदि मैं हूं तो। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भूल सकता। जैसे अभी हम कुशीनगर में रहते हैं, कुशीनगर में ना, कुशीनगर में एक सभा को संबोधित करने के बाद तब आप लोगों के बीच आयल है। जब ये भल कि हमें साहबगंज चले के है, फिर चंदौली जाए के है, तो बड़ा आनंद का अनुभूति होता रहे। इतना कड़कड़ात धूप बा, लेकिन सच में बतलाऊं कि हमके धूप लगते नहीं है। प्रश्न रिंकी पटेल का नहीं है, लेकिन रिंकी पटेल को मैंने पहली बार देखा है और पहली बार बोलते हुए मैंने सुना। सॉरी, रिंकी कोल, रिंकी से ही चलेगा। सांसद हो जाएगी तब आप लोग बोलिएगा रिंकी, श्रीमती रिंकी कोल। लेकिन रिंकी को बोलते हुए जब मैंने सुना है, बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह हमारे लिए अप्रत्याशित था। और मैं कह सकता हूं कि रिंकू को चुनकर यदि आपने भारत की संसद में भेजा तो आपकी समस्याओं को संसद में प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम कोई कर सकता है, तो हमारी यह रिंकी कर सकती है। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि इतना अच्छा बोलती। और इस समय सवाल देश का है। आपने देखा होगा कि 10 वर्षों के अंदर भारत का कद दुनिया में कितना ऊंचा हुआ है। मैं 25 वर्षों से दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं बोल चुका हूं, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोल चुका हूं। मैंने 10 साल पहले का भी वो समय देखा है, विदेशों में जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम खड़े होकर हम लोग बोलते थे, तो बहुत सारे लोग जो मीटिंग में मौजूद होते थे उसमें बड़ी संख्या में ताकतवर देशों के लोग चले जाते थे कि चाय पीकर थोड़ी देर के बाद आएंगे।
लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है मेरे बहनों भाइयों, दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत की हैसियत बनी है। यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इतना ही नहीं, धन दौलत के मामले में भी हमारा भारत 2014 के पहले, जब तक हम लोगों की सरकार नहीं बनी थी, दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में हमारा भारत 11वें स्थान पर खड़ा था। 8 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों कि हमारा भारत धन दौलत के मामले में जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और मेरी बात सुन लीजिए, यह मेरी बात ही नहीं है, बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं, जिसे अंग्रेजी में फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री, केवल भारत के अर्थशास्त्री नहीं बल्कि दुनिया के अर्थशास्त्री अब यह दावा कर रहे हैं, दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की है। वह दिन दूर नहीं है कि आज के 2.5-3 साल के बाद 2027 आते आते यही भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा मेरे बहनों भाई। पहला देश होगा अमेरिका, दूसरा देश होगा चाइना, तीसरा देश यदि कोई होगा तो हमारा और आपका यह भारत होगा। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है, लेकिन तरह तरह से इंडी अलायंस, एक इंडी अलायंस बना है, जिसमें कांग्रेस है, सपा है, यह सब सारी पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां हैं। क्या है? अच्छा, इंडिया नहीं भाई, इंडिया नहीं एंड हुई, कहीं गलत मत बोल। इंडी अलायंस जो है, इंडी अलायंस आप हो जाए, ये बात सही है। मेरे भाइयों, मैं तो यह मानता हूं कि इंडी अलायंस इंडिया तोड़ो अलायंस है। सारी कमजोर पार्टियां इस हिंदुस्तान की मिलकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना चाहती है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, आपका फर्ज बनता है कि आप सभी लोग इकट्ठे होकर हम लोगों के खिलाफ चुनाव लड़िए, स्वागत है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप सारे लोग कमजोर हैं तो कम से कम मिलकर कुछ ताकतवर तो बनिए। हम लोगों को खुशी है इस बात की, लेकिन आप लोगों का रवैया ठीक नहीं है। आप लोग झूठ बोलकर जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि आ गई, आरक्षण की व्यवस्था आप समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, ओबीसी कमीशन जो बना हुआ है, उसको आजाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक मान्यता देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। आप कहते हैं कि हम आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित वर्ग का, आदिवासी वर्ग का। झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके पास मुद्दों का काल है, आपके पास मुद्दे नहीं हैं कि जनता के सामने आप पेश कर सकें। फिर कभी कहते हैं मोदी जी को 400 से अधिक सीटें मिल जाएगी तो मोदी जी तानाशाह हो जाएंगे, संविधान बदल देंगे मोदी। बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी अधिकारों को समाप्त कर दिया था। बड़ी संख्या में उठा जेल के शिक्षे के पीछे डाल दिया, केवल इसलिए कि आप चुनाव हार गई थी और आपकी रिट पिटीशन जो हाई कोर्ट में थी, हाई कोर्ट में भी हार गई। हम सत्ता में बने रहे,
इसके लिए सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को उठाकर जेल में बंद कर दिया। हमारी भी उम्र 24-25 साल की थी बहनों भाइयों, 18 महीने मैं भी जेल में रहा। इतना ही नहीं, 2-2.5 महीने मुझे तन्हाई में रखा गया है मिर्जापुर की जेल में। उसके बाद मेरा ट्रांसफर करके सेंट्रल जेल नैनी भेज दिया गया था। तानाशाही तो कांग्रेस ने की, तानाशाही का उल्टा आरोप हम लोगों पर लगा रहे हैं। बहनों भाइयों, मेरी मां की डेथ हो गई थी, स्वर्गवास हो गया था। अंतिम संस्कार में भाग लेने की इजाजत नहीं दी थी लोगों ने, पेरोल नहीं दिया था। और ये कहते हैं कि मोदी जी यदि फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो देश में तानाशाही आ जाएगी। भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, उसको इंदिरा गांधी ने बदल डाला था। इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने संविधान बनाते हुए संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों ने एकजुट होकर कहा था, संविधान में छोटे मोटे संशोधन तो किए जा सकते हैं, लेकिन संविधान की आत्मा, जिसे प्रस्तावना बोलते हैं, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद भी संविधान सभा के सम्मानित सदस्यों की आपने बात नहीं मानी और जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। बहनों भाइयों, 132 बार इस आजाद भारत में 75 वर्षों में 132 बार, और मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि इंटरनेट पर जाकर वेरीफाई कर लेना, 132 बार चुनी हुई सरकारों को धारा 356 के अंतर्गत लोगों ने भंग किया। 90 बार केवल श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनी हुई सरकारों को भंग किया। और आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। झूठ बोलने की कोई एक सीमा होती है। बहादुर राजनेता वो होता है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति न करे, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करे, वो बहादुर नेता होता है। ये लोग करना क्या चाहते हैं? बहनों भाइयों, आपको बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना है। देश को गुमराह कर रहे हैं लोग। राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा है कि हमारे, पता नहीं नेहरू जी उनके क्या लगते थे, दादा, हमारे दादा भी प्रधानमंत्री थे, हमारी इंदिरा जी क्या लगेंगे? इंदिरा जी क्या लगेंगी? दादी इंदिरा जी, वो भी प्रधानमंत्री थे। मैं इंदिरा जी के समय से, इंदिरा जी प्रधानमंत्री घर में रहता था, हमारे पिता राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तब भी मैं घर में रहता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तब भी मैं प्रधानमंत्री के घर में जाता था। हमने बहुत नजदीक से सिस्टम को देखा है। और उन्होंने कहा कि जो सिस्टम हमने देखा है वह बिल्कुल पिछड़ा और दलित विरोधी है। आप सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस के हुकूमत की में जो सरकार थी वह पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी है, और उल्टे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बहनों भाइयों, कल्पना कोई नहीं कर सकता था। पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दिया है, दलित भाइयों को भी आरक्षण दिया है। हमारे मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन बहनों भाइयों, आजाद भारत के इतिहास में जिन्हें सवर्ण कहते हैं, बहनों भाइयों, सवर्णों को भी 10% का आरक्षण पहली बार आजाद भारत में किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। हिम्मत नहीं कर सकता कोई दूसरा। और आप अनाप शनाप झूठी बातें बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, सोच समझकर फैसला कीजिए। किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे प्रेस के मित्र होंगे, हमारी कहीं कोई बात झूठी हो अखबारों में लिख देंगे, टेलीविजन पर चला देंगे, हमारी गलती होगी तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर लूंगा। क्योंकि आज तक हमने राजनीति की है तो कभी जनता से झूठ बोलकर राजनीति नहीं की है मेरे बहनों भाइयों।
जो खरा सच है वही बोलकर जो हमने राजनीति की है। और दूसरी चीज, बहनों भाइयों, आरक्षण तो ये लोग समाप्त करना चाहते हैं। मेरी बात सुन लो आप, कैसे समाप्त करना चाहते हैं। यह कहते हैं हम धर्म के आधार पर भी आरक्षण देंगे। हिम्मत है तो दे लो, दे लो। भारतीय जनता पार्टी है तो धर्म के आधार पर किसी भी सूरत में आरक्षण की इजाजत नहीं देगी मेरे बहनों भाई। ये मुस्लिम समाज को प्रलोभन दे रहे हैं, हम आपको पूरे मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे, जबकि ऑलरेडी पहले से उसमें जो गरीब लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि संविधान इसका सख्त विरोधी है। यह भी आप झूठ बोल रहे हैं। सारे अपराध आप कर रहे हो और उल्टे जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो। इसीलिए इन लोगों की यह दुर्गति हो रही है मेरे बहनों, इसी कारण यह दुर्गति हो रही है। अरे राजनीति करनी है तो सच बोलकर राजनीति करो। इसके लिए कलेजा बड़ा चाहिए, सीना चौड़ा चाहिए, वही कर सकता है। इन लोगों ने तमाशा मचा दिया। अब एक चरणजीत सिंह चन्नी है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे एयरफोर्स के जवानों पर पुंछ में, कश्मीर की तरफ एक आतंकवादी हमला हुआ। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? अरे हुआ होगा सेना पर आतंकवादी। यह इलेक्शन स्टंट है, शर्म आनी चाहिए। उन्हें तो पार्टी से, कांग्रेस को चाहिए था कि पार्टी से निकालकर बाहर करें। बहनों भाइयों, हमारे सेना का जवान अपने सीने का बटन खोलकर भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। और हमारे जवानों ने, सेना के जवानों ने करिश्मा किया है। बहनों भाइयों, आज भारत को दुनिया में कमजोर भारत नहीं माना जाता है। आज दुनिया में भारत को एक ताकतवर भारत माना जाता है। और आज देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको मैं कहना चाहता हूं, आज भारत की वह ताकत है। यदि कोई आतंकवादी वारदात हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में कहीं भी करने की कोशिश करेगा तो हमारी वह ताकत है बहनों भाइयों कि हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं। जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। आज हमारे पास वह ताकत है। यह केवल मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, उरी पुलवामा में हमारे सेना के जवानों ने जो उनके ऊपर हमला होता है, उसके बाद हमारे जवानों ने जो करिश्मा किया है बहनों भाइयों, हम सबकी छाती चौड़ी हो जाती है। करिश्माई काम किया है। ये 52 वर्षों तक इनकी सरकार रही है। 52 वर्षों तक भारत में छोटी छोटी जो ये हमारी बंदूकें होती हैं, वह भी ये लोग बाहर से मंगवाते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के शासनकाल में वह हैसियत भारत की बन गई है। आज हम तोप भी भारत की धरती पर बना रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं। गोले भी भारत में बना रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं। फाइटर प्लेन भी भारत में बना रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं। सब तो सब 800 किलोमीटर तक जाकर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी हम बना रहे हैं, तब भारत में बना रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं। लखनऊ में भी मैंने लगवाया है ब्रह्मोस का कारखाना। 2-2.5 साल से उस पर काम चल रहा है, 1.5 साल का और समय लगेगा। उत्तर प्रदेश की धरती पर भी अब ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। इन लोगों के समय हर चीज दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे। आप इसको देख लेना। मैंने अभी 21,000 करोड़ रुपए के रक्षा सामग्रियों को, जिसमें फाइटर प्लेन भी शामिल है, ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है, दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया है मेरे बहनों भाई। भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। हर क्षेत्र में भारत
आत्मनिर्भर बन रहा है। और एक फजलुर रहमान है, आपने शायद कई अखबार में पढ़ा होगा या सुना होगा। फजलुर रहमान एक सांसद हैं, एमपी साहब हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर फजलुर रहमान साहब ने यह कहा है, अरे ऐ पाकिस्तानियों सुनो, भारत तो विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह मैं नहीं कर रहा हूं, उनके सांसद ने कहा है। उसके बाद भी यह कांग्रेस, सपा, बसपा यह देश को तोड़ना चाहते हैं। इन लोगों के शासनकाल में यह हैसियत थी। अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने भारत की राजनीति में पैदा किए। बहनों भाइयों, परमात्मा है, वह भी देखता है ऊपर से कौन सच्चे मार्ग पर चल रहा है, कौन गलत मार्ग पर चल रहा है। मोदी जी ने जिस तरीके से हर गरीब को पक्का मकान मिलना चाहिए, पक्का मकान दिया। और मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों को नहीं मिला है उनको मिलकर रहेगा। हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचना चाहिए, लोगों तक पहुंच रहा है। जिनके पास नहीं पहुंचा होगा वो भी पहुंच कर रहेगा। इतना ही नहीं, ये सब तो हैं, बातें अपनी जगह पर है। लेकिन कोरोना के दौरान आपने देखा होगा, बहनों भाइयों, कोरोना जो हुआ था, सारी दुनिया कोरोना से प्रभावित थी। भारत में लोग कहते हैं भारत तो वैसा ही है। भारत कोरोना का टीका, वैक्सीन जिसे कहते हैं, कोरोना का वैक्सीन, कोरोना का टीका भारत कहां से तैयार कर लेगा। अब बात सही है कि भारत में कोरोना की वैक्सीन यानी कोरोना का टीका नहीं तैयार होता। हमारे प्रधानमंत्री रातों रात वैज्ञानिकों से उन्होंने बातचीत की, पीठ थपथपाई और मैंने कहा कि ऐ मेरे बहादुर वैज्ञानिकों, चिंता मत करो, जितने धन की आवश्यकता होगी धन मुहैया कराऊंगा, कोरोना का टीका तैयार करो। मेरे बहनों भाइयों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया। आपको आश्चर्य होगा, इतना कोरोना का टीका तैयार किया, इतना कोरोना का टीका तैयार किया, जितने आप लोग बैठे हैं सबको कम से कम कोरोना की 2 डोज जरूर लगी होगी टीके की। लगी है तो हाथ उठाइए, न लगी हो तो मत उठाइए। किसी को 3 डोज भी लगी होगी। इवन अमेरिका, चाइना में भी लोगों को कोरोना वैक्सीन की 2 डोज नहीं लगी है। हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन 140 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत के लोगों को 2 डोज लगाई है। और इतना ही नहीं, दुनिया के 100 देशों को हम लोगों ने कोरोना का टीका भी मुहैया कराया। यह है हमारा भारत, यह है हमारी स्थिति। रूस और यूक्रेन, आपने पढ़ा होगा, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए। अरे वाह, हाँ, वो मेरे चकिया चंदौली के लोग बड़ा जागरूक हुए। आप लोग जागरूक न रहता तो हम वहां पहुंचे। कमाल है। रूस और यूक्रेन का जब लड़ाई शुरू भई, जब सबसे पहले, तब बहुत हमारे भारत का रहे वाला लड़का लोग, कोई डॉक्टरी वहां यूक्रेन में पढ़त रहे, कोई इंजीनियरिंग पढ़त रहे, कोई वहां पर मैनेजमेंट का कोर्स करत रहे। तो उनका माता पिता जो भारत में रहते रहे, उन्हें इस बात का चिंता भई कि यदि रूस की तरफ से कोनो मिसाइल आके, कोई बम आके, तोप आके जहां हमारे लड़का लोग रहते हो वहां गिर गई तो हमारे बच्चन का जिंदगी एकदम खतरे में पड़ जाए। तो सब सारे लोग, बच्चों के माता पिता, हमारे प्रधानमंत्री से मिले और कहा, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से निकाल लाइए, भारत लाइए। बहनों भाइयों, मैं साक्षी हूं, मोदी जी ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। आपको जानकर खुशी होगी मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया। 22,000 हमारे बच्चे वहां से चलकर भारत आ गए।
यह है भारत। ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, हम लोगों ने कभी नहीं किया। जो भी भारत का नागरिक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी हो, सब भारत माता के सपूत हैं, हम ये मानते हैं। हम धर्म, जाति और मजहब के आधार पर भेदभाव करने वाले नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। सारा पाप ये लोग करते हैं और उसका आरोप आप लोगों के ऊपर लगाते हैं। अजीबो गरीब हालत है इन लोगों की। इतना में काम चल जाए क्या और चाहिए? अरे अभी आगे भी जाएगी। अरे कितना बोली यार। नहीं ठीक है, नहीं बहुत अच्छा है। नहीं, सब मिला जुला के सब ठीक ठाक है। देश दिशा जौने दिशा में जाते बढ़िया है। और ये तो मान ला कि समाजवादी पार्टी का चेन समाजवादी पार्टी का साइकिल का चेन 2017 में आप लोगों ने उतार दिया है। 2017 की विधानसभा नहीं, 2014 में ही उतार दिया आप लोगों ने। 2017 का विधानसभा हुआ, उसमें भी आप लोगों ने साइकिल की चेन फिर नहीं चढ़ने दिया। फिर 2019 का चुनाव हुआ, उसमें भी आपने लोकसभा के चुनाव में साइकिल पर चेन नहीं चढ़ने दिया। चेन नहीं, चकिया में चैन बोले, चैन बोले ना, चैन नहीं चढ़े डाला जाए। अब देखा 2022 में भी आप लोगों ने चैन नहीं चढ़े डाला। योगी जी दूसरी बार हो गए मुख्यमंत्री। हमके पक्का विश्वास है कि 2024 में भी समाजवादी पार्टी के साइकिल पर चैन कोनो भी सूरत में न चढ़ पाई। कुछ दिनों में घर के छोटे बच्चन से जब तोहन पूछवा कि बचवा बतलावा सपा का क्या मतलब होता, तो बच्चा छोटका बतलाइए कि सपा का मतलब समाप्त पार्टी। सपा का मतलब, फिर बोलिए सब बोले सपा का मतलब समाप्त पार्टी। और कांग्रेस के बारे में ये पूछबा, कांग्रेस की इतना हालत पतली भइल जाते, कांग्रेस के बारे में लोग पूछबा तो कुछ दिन 10 साल के बाद, ये चुनाव के 10 साल के बाद छोट लड़का कही है कि कौन कांग्रेस। ये हालत इतनी पतली हालत में हम पहुंच जाते। डायनासोर का नाम सुन ले हुआ कि नहीं? तो लोग डायनासोर पूरे पृथ्वी से लुप्त हो गए है। तो मुझे लगा था कि भारत की राजनीति से कांग्रेस भी 10 साल में लुप्त हो जाएगी। यह हाल इन लोगों के बारे में। एक चीज देखा, आज भी हम वचन देके जाते हैं, पक्का घर जिन लोगों के ऊपर, हाँ जिनके पास, पहले गरीबों से शुरू करेंगे इस काम को, आगे बढ़ेंगे। पक्का घर जिनके पास है, छत जिनके पास है, हम लोग सोलर पैनल लगाएंगे। सोलर पैनल, सोलर माने सरकार ने लगाई, सुन ला पहले, जय श्री राम भाई बोल देला पहले। सोलर पैनल जो लगवाइबा जा तो 75,000 रुपया तुम्हें सरकार दे ही। 75,000 पहले दे देगी कि तू लगाओ। जितना बिजली तोरे घर में खर्च हुई तो खर्च हुई, सोलर पैनल से यदि ज्यादा बिजली पैदा हुई, मैं सूर्य से बिजली पैदा हो ले, ज्यादा बिजली यदि पैदा हुई तो सरकार के खरीद ले तो तोर के उल्टे पैसा मिली। ये चली कि ना चली? अच्छा ये बताओ, आयुष्मान भारत का कार्ड कितना लोगों के पास है? बताओ, ये बहुत लोगों के पास अभी है। अच्छा अब ठीक है, ये के मिले के चाहिए ना ही मिलल है, ध्यान से सुनिए, ये के मिले के चाहिए ओके ना ही मिलल है तो मिल जाइए आगे। लेकिन चाहे कोई कौने जात का हो, अनुसूचित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सवर्ण हो, जो भी हो, जेकर उम्र 70 साल से ऊपर हो जाए, चाहे ओकर आमदनी कुछ भी हो, लाखपति हो या करोड़पति हो,
जेकरे घर में 70 वर्ष का बूढ़ा बूढ़ी हुई हैं, 70 वर्ष के ऊपर का दादा दादी 70 वर्ष के ऊपर को हुई हैं, यही जून में ही शायद आदेश जारी हो जाए कि उन 70 साल के ऊपर के सब लोगों का, सब जात के लोगों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो। अब बतलावा, पर आज घर के बुजुर्ग जन हुआ उनका दवाई खरीदे में कितना, चंदौली जात हुआ साहबगंज दुकान हुई मेडिकल वाली, कितना महंगा मिलेगा। मजे में डॉक्टर दवाई देखते हैं तो फिर खरीदी ना पही बार, अरे जाए तो जाएगा जैसे नाम, ये हाल बा। अच्छा ये बतलावा, जब मुफ्त राशन मिला था कितना लोगों के मिला था हमके बतलावा। अब पीछे के लोग हाथ उठाओ, कहा है मुफ्त राशनों पैबा, हाथों ना उठेगा, बताओ लगभग सबके मिला था। अच्छा लेकिन ये एक बात ईमानदारी से कम घरे का बात है, ईमानदारी से बतलाइए तो एक घर में 4 लोग हुई हैं तो चारों लोग लेते हुई हैं 5-5 किलो। सच्चाई हो कि नहीं? 5-5 किलो राशन सब लोग घर में लेते हुई हैं, सब तक खा न पाए, ले जाके दुकान पर बेचते हुई हैं। सही बात हो ना? ये मत समझिए हम दिल्ली चल गए तो हम समझे इतना है, कर कांठी कुल समझेला। अब मेरी बात सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, आगे भी 5 वर्ष तक इसी हिसाब से आपको मुफ्त राशन मिलता रहेगा, इसी तरह मिलता रहेगा। कौन इस काम को कर सकता है? मोदी जी के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति इस काम को मेरे बहने भाइयों नहीं कर सकता है। बड़े बड़े नीति आयोग ये कहता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो भी मानने लगा है। मोदी जी ने कमाल किया है, 10 वर्षों के अंदर भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये बतलावा रोज रोज ना इलेक्शन होता वो अच्छा लगा आप लोगों के? अभी 2 साल पहले विधानसभा वायरल है, अब लोकसभा होता, फिर विधानसभा हुई, फिर लोकसभा हुई, ये अच्छा लगा कि गड़बड़ लगा? एक कई बार तो हम लोगों ने तय कर लिया है, हमारी इस बार जो चुनावी घोषणा पत्र बना था उसका मैं अध्यक्ष में ही था। मोदी ने कहा कि राजनाथ जी आप ही संभालिए, मैं ही था। तो उस समय उन्होंने कहा कि यार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होनी चाहिए। हम लोगों ने तय किया है बहनों भाइयों, अब इस देश में अगले 5 वर्षों के अंदर यहां भी जो भी सुधार करना होगा, संशोधन करना होगा करके हम लोग ऐसी व्यवस्था कर देंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। उसी में विधानसभा लोकसभा कर लीजिए। अनावश्यक समय की बर्बादी होती है, संसाधनों की बर्बादी होती है, इससे तो निजात मिलेगी। हमारे पास एक चुटका आ गया कि आंधी आने की संभावना है, यानी अब मीटिंग समाप्त करिए, उठिए और उड़ जाइए। हम चलिए, अब ठीक ठाक भाई ना सब कुछ कहा भर्ती फैक्ट्री देखा, अरे 800 करोड़ रुपया लगा के उस सीआरपीएफ वाला भाई बनोली है ना। देखा चकिया का आमदनी बढ़ गई हुई, देख ले हुआ ना बनल है सीआरपीएफ का। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चंदौली में कब्बो न लगल हुई, पहली बार हम ही लगौली है। चला देख ले, अब चला पहले सरकार बनावा देख ले, आश्वासन न दे लेकिन हम देख ले के कोशिश करब। लेकिन जब चकिया के लोग विधि हैं हमसे कही हैं तब अच्छा हाँ मुगल, वो तो मैंने ही कहा था मुगल सराय चकिया वाला, मुगल सराय चकिया के चौड़ीकरण के बारे में मैंने कहा था। अब इन्होंने बताया कि पास हो गया 600 करोड़। तो ऐसा नहीं बा कि हम लखनऊ से चुनाव लड़ी ला तो अपने गांव घर का चिंता नहीं करें, चाहे हम लखनऊ से चुनाव लड़ी, दिल्ली से लड़ी, हम अपने चकिया साहबगंज चंदौली के न भूला, इतना आप लोगों के विश्वास दिला।
तो आज के अवसर पर ऐसे ज्यादा कुछ न कहत हुए फिर से जो हमसे उम्र में बड़ा हुआ उनका प्रणाम करते ही, जो हम उम्र हुआ उनके नमस्कार, और जो हमसे आयु में छोटा हुआ उनके आशीर्वाद देते हुए अपन बात समाप्त करते हैं।